यदि आप इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी भूगोल ज्योग्राफी विषय की तैयारी बहुत ही कम है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जिसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपकी मुख्य बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने देखते हैं अब इस पेपर को। तो आप स्क्रीन पर ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वो दोस्तों रहने वाला है ज्योग्राफी। और दोस्तों आपका ये जो पेपर है वो क्लास 12th का है। इस पेपर में जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और दोस्तों इस पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 56, यानी कि 56 नंबर का जो पेपर है वो रहने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इन सभी प्रश्नों को। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में जो हमें सबसे पहले सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन ए, खंड ए। तो देखिए इस खंड ए के अंदर जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुविकल्पिक प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला बहुविकल्पिक प्रश्न आता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संभववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। यानी कि दोस्तों आपको पॉसिबिलिज्म का जो फाउंडर है वो बताना है कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रे क्या हैं, ये हमारे पास में संभववाद के संस्थापक हैं। तो आपको सीधा यहाँ पर फेब्रे दे रखा है, तो पहले का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में जो विश्व की कुल जनसंख्या थी वो थी 600 करोड़। कितनी थी? 600 करोड़। तो इस प्रकार से दूसरे का जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तीसरा प्रश्न आता है, उसे देख लेते हैं। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि जनसंख्या आयु वर्गों का वह भाग जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से 60 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति है ना, उनको यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो बहुत ज़्यादा होती है और अधिक खर्च है वो तो लगना लाजमी है, क्योंकि अधिक बीमारियों का मतलब अधिक खर्च, ठीक है। तो वो जो जनसंख्या आयु वर्ग है वो कौन सा है? 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का। तो यहाँ पर तीसरे का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि निम्न में से किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्षमता उपागम का जो संबंध है वो अमर्त्य सेन से होता है। तो इस प्रकार से चौथे का जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो पांचवा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली है। यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है उसको सबसे ज़्यादा सक्सेस है वो कहाँ मिली है। तो दोस्तों वो मिली है स्वीडन देश के अंदर। तो इस प्रकार से पांचवें का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्य तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि टर्शरी एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए ऑप्शन ए है शिक्षक। तो शिक्षक जो है ना वो तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल है। वहीं वकील, तो दोस्तों वकील भी क्या है? तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में भाग लेता है। आगे आप सी ऑप्शन देखिए चिकित्सक, यानी कि दोस्तों डॉक्टर। तो दोस्तों डॉक्टर जो है ना वो यहाँ पे तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल है। आगे देखिए डी ऑप्शन परामर्शदाता, यानी कि दोस्तों काउंसलर। तो दोस्तों काउंसलर जो है ना वो यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होता है। छठे का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का सातवां जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि यूएनडीपी की रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म है वो बताना चाहूँगा। दोस्तों यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संस्था है ना वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है
और दोस्तों 2018 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी ये आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो वो था दोस्तों 130वां। कितना था? 130वां। तो इस प्रकार से 7वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8वां जो प्रश्न है वो आता है, इसमें आपको यह कहा गया है कि भारतीय सरकार ने जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वाटर रिवोल्यूशन कैंपेन है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये जो जल क्रांति अभियान है वो भारत सरकार ने शुरू किया था 2015-16 में। तो इस प्रकार से 8वें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम 8वें प्रश्न के आगे 9वां जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इसमें आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। यानी कि दोस्तों आपको एक ऐसे स्टील प्लांट का नाम बताना है जो कि फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला पतन आधारित संयंत्र है ना वो विशाखापट्टनम के अंदर है, जिसका नाम है विजाग इस्पात संयंत्र, ठीक है। क्या नाम है? विजाग इस्पात संयंत्र। तो इस प्रकार से 9वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का दूसरा जो प्रश्न है वो आता है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पहला रिक्त स्थान वाला प्रश्न। इसमें आपको यह कहा गया है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में क्या कठोर है। तो दोस्तों भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ पर है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों भरमौर जनजातीय क्षेत्र है ना वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों वहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ है ना वो कठोर है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्या है? कठोर है, हर्ष है। अब आगे हमारे पास में दूसरा रिक्त स्थान वाला प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि जलवासी पशु चारकों की संख्या अब क्या हो रही है, यानी कि घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जलवासी पशु चारकों की जो संख्या है वो अभी घट रही है। क्या कर रही है? घट रही है। तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का तीसरा जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको यह कहा गया है कि बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं किसके आधार पर किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो उनकी आकृति के आधार पर तो किया जाता है, लेकिन और भी कई फैक्टर्स हैं। जैसे कि फैक्टर नंबर 1 क्या है? प्रतिरूप। क्या नाम है? प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब पैटर्न, यानी कि बस्तियों का पैटर्न किस प्रकार से है। दूसरा यहाँ पर बस्तियों का वर्गीकरण का आधार ये है कि हम देखते हैं कि बस्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, यानी कि नंबर क्या है बस्तियों का। तीसरा क्या है? घनत्व, यानी कि डेंसिटी। हम बस्तियों की डेंसिटी भी देखते हैं। तो पहला आधार क्या हो गया? आकृति, दूसरा प्रतिरूप, तीसरा संख्या और चौथा घनत्व। ये क्या है? बस्तियों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो अब आगे हमारे पास में तीसरे रिक्त स्थान वाले प्रश्न के नीचे चौथे वाला रिक्त स्थान वाला प्रश्न आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से किसके द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ध्वनि प्रदूषण है ना वो सबसे ज़्यादा होता है औद्योगिकरण के कारण, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। वहीं दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? वो दोस्तों हैं वाहन। ये दोनों ही सबसे बड़े कारण हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन के। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का तीसरा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कि अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए तीसरे का पहला अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई दो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रमों के उदाहरण लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको टारगेट एरिया प्रोग्राम्स के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो मैं आपको बता दूं पहला है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, दूसरा आप कह सकते हो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे दूसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य एवं देश का वर्णन किस रूप में करते हैं। यानी कि दोस्तों जो जर्मन जियोग्राफर्स हैं वो स्टेट और कंट्री को किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो जर्मन भूगोलवेत्ता है ना वो राज्य और देश को जीवित जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसमें आप देखिए मैंने बिल्कुल ही शॉर्टकट वे में बताया है। तो अब आगे हमारे पास में
इस पेपर का तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको यह बताना है कि कर्तन एवं दहन कृषि से आपका क्या तात्पर्य है। यानी कि दोस्तों स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो क्या होता है ये आपको बताना है। दोस्तों कर्तन एवं दहन प्रणाली के तहत भूमि पर कोई वनस्पति लगी है, जैसे कि ये वनस्पति लगी है, इसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। ठीक है, मैंने काट दिया। अब काटने के बाद में इस फसल को जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। जैसे कि मैं जला देता हूँ। ठीक है, ये फसल को मैंने जला दिया। अब क्या है, अब जो राख बचेगी ना, जैसे कि ये राख है, ठीक है, ये राख है। अब इस राख को फिर से भूमि में मिला दिया जाएगा। भूमि में मिला दिया, उसके बाद में नई फसल उगाई जाएगी। ठीक है, ये वाली जो फसल है वो फिर से नई उगाई जाएगी। अब जो पुराने वाली फसल थी ना, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम होगी। किससे, नई वाली फसल से। ठीक है ना, तो नई फसल में जान आए, उस फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो, यील्डिंग प्रोसेस इंक्रीज हो। इसलिए क्या करते हैं, ये हम जो कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली है इसका यूज करते हैं किसान। तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो चौथा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको यह बताना है कि पश्च जल, जिसे हम लेगून भी कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। यानी कि दोस्तों लेगून जो है बैक वाटर, इसके आपको 2 यूजेज है वो बताने हैं। वो सबसे बड़ा पहला यूज ये है कि पश्च जल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। वहीं दूसरा पश्च जल का सबसे बड़ा यूज ये है कि पश्च जल के माध्यम से हम नारियल और चावल की जो फसल है उसमें पानी लगा सकते हैं। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो सेक्शन बी, खंड बी है वो आता है। दोस्तों इस खंड बी के अंदर मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बड़े बड़े नंबर होंगे, उनके उत्तर लंबे लंबे हैं, और मैं एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन ले लेना है, और जो भी मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगा उनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। और जब मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप उन क्वेश्चंस को खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए सेक्शन बी में हमारे पास में सबसे पहले क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। चौथा लघुतरात्मक प्रश्न है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। तो ये हमारे पास में 1.5 नंबर का प्रश्न है। आगे आप देखिए 5वां लघुतरात्मक प्रश्न आता है, सार्थक जीवन क्या है समझाइए। यानी कि दोस्तों मीनिंगफुल लाइफ है वो क्या है, इसका आपको मीन बताना है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न बता रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम में देखे, हिंदी मीडियम का है वो हिंदी मीडियम में देखे। तो अब आप 5वें प्रश्न के नीचे जो छठा लघुतरात्मक प्रश्न आता है उसे देखिए। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि स्वेज नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो स्विस कैनाल है इसके इम्पोर्टेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। आगे देखिए 7वां प्रश्न, इसमें आपसे यह पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। यानी कि दोस्तों जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एग्जिस्टेंस कैसे कर पा रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं। आगे देखिए 8वां प्रश्न, इसमें आपसे यह पूछा गया है कि मुक्त व्यापार के कोई 3 नुकसान लिखिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो फ्री ट्रेड है इसके आपको 3 डिसएडवांटेजेस हैं वो राइट करने हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि रेखिक व आयताकार प्रतिरूपों का चित्र बनाइए। यानी कि दोस्तों आपको लीनियर एंड रेक्टेंगुलर जो पैटर्न्स हैं उनके डायग्राम ड्रॉ करने हैं। आगे आप देख सकते हैं 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नता का विश्लेषण कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हो रहा है उसके एरियल डिफरेंस को एनालिसिस करके बताना है। आगे आप देख सकते हैं 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रवास के कोई 3 जनआंकीय परिणाम हैं वो आपको लिखने हैं। यानी कि माइग्रेशन ऑफ डेमोग्राफी के 3 कॉन्सिक्वेंसेस आपको राइट करने हैं। 12वां जो प्रश्न है वो आ चुका है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि स्मार्ट सिटी जो कैंपेन है इस पर आपको शॉर्ट नोट राइट करना है। इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि धात्विक व
अधात्विक खनिजों में अंतर कीजिए। यानी कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनके मध्य जो डिफरेंस है वो आपको बताना है, यानी कि राइट करना है। आगे देखिए 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास समिति के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए दिए कोई 3 सुझाव हैं, वो आपको लिखने हैं। 15वां प्रश्न देख सकते हैं, इसमें आपसे यह पूछा गया है कि भारत के आयात में शामिल कुछ प्रमुख मदों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर के अंदर जो सेक्शन बी था उसके जो लघुतरात्मक प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सी यानी कि खंड स है वो आता है। इसमें आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं वो मिलने वाले हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए 16वां प्रश्न, इसमें आपको कहा गया है कि सेवा सेक्टर को वर्गीकृत कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको सर्विस सेक्टर को क्लासिफाई करके बताना है। 17वां प्रश्न जो है वो आता है, इसमें आपको यह बताना है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण के अर्थ को समझाइए। इसी के आगे आप देख सकते हैं 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि भारतीय रेल प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी कि सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे क्या है, ये दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर के अंदर जो सेक्शन सी था उसके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन डी खंड द है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको निबंधात्मक प्रश्न हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए 19वां निबंधात्मक प्रश्न, एक बात दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए, जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें आपको प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न को लगभग 2 पेजों में करना होगा, तभी दोस्तों आपको पूरे 4 नंबर मिल पाएंगे। फिलहाल आप 19वां प्रश्न देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, विनिर्माण का अर्थ स्पष्ट करते हुए आधुनिक बड़े पैमाने वाले विनिर्माण की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है इसकी मीनिंग बतानी है और साथ ही आपको डिस्क्राइब करने हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। तो यहाँ पर आपको 19वें प्रश्न के नीचे एक अथवा का प्रश्न है वो देखने को मिलता है। इसमें आपको कहा गया है कि उद्योग की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। आगे देखिए 20वां प्रश्न, भू राजस्व विभाग द्वारा किए गए भारत के भूमि उपयोग वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर 20वें प्रश्न के नीचे एक और अथवा का प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि चावल अथवा गन्ने की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो देखिए पहला बिंदु ए है आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी कि फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस। दूसरा बिंदु है वितरण, यानी कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन ई खंड यह है वो आता है। इसमें आप देखिए 21वां जो प्रश्न है वो दोस्तों आपके पास में वर्ल्ड मैप का आता है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को दर्शाइए। यानी कि दोस्तों आपको घास के मैदान दिए होंगे, आपको बताना है कि ये घास के मैदान वर्ल्ड मैप में कहाँ पर हैं। तो देखिए पहला ए प्रेरीज घास का मैदान। तो प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। बी देखिए स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पर है, तो स्टेपीज घास का मैदान रशिया के अंदर है। कहाँ पर है, रूस के अंदर है। सी देखिए पंपाज घास का मैदान कहाँ पर है, तो वो है अर्जेंटीना में। कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। डी देखिए कैंटरबरी। तो दोस्तों कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है। इसी के आगे आप 22वां प्रश्न देखिए, ये आपको इंडिया मैप का मिलेगा। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न औद्योगिक प्रदेशों को दर्शाइए। तो पहला ए है गुजरात क्षेत्र, तो उसका गुजरात क्षेत्र तो गुजरात स्टेट में ही होगा। बी है
हुगली क्षेत्र। तो दोस्तों हुगली क्षेत्र कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। क्योंकि दोस्तों ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जूट की खेती होती है। सी देखिए बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र। ठीक है। आगे डी देखिए गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र।